केदारनाथ भी शामिल है। सर, जैसा कि भाजपा के अंदर पहली बार हुआ कि लड़ाई जो है वो भरे मंच पर सामने आई, लेकिन कांग्रेस में ऐसा कई बार आते रहता है, तो क्या लगता है कि इस लड़ाई से कांग्रेस को कुछ केदारनाथ में फायदा हो सकता है, जैसे ऐश्वर्या रावत ने किया और भी? हमें केदारनाथ विधानसभा के मतदाताओं पर विश्वास है। हम ये नहीं चाहते हैं कि हम किसी दूसरी पार्टी की लड़ाई पर अपना विश्वास रखकर चुनाव लड़ें। हम केदारनाथ के मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे। हम केदारनाथ के मतदाताओं, केदारनाथ के नागरिकों पर सरकार के द्वारा जो अच्छा बुरा जो भी इस दौरान सरकार ने काम किए वहाँ के नागरिकों के लिए, हम उसकी मेरिट पर चुनाव लड़ेंगे। और ये अलग बात है, सभी राजनीतिक पार्टियों में आपने कहा कि भाजपा में पहली बार दिखा, कांग्रेस में होते रहता है, सभी राजनीतिक पार्टियों में होते रहता है, जो स्वाभाविक बात है, क्योंकि एक टिकट मिलना है। उस टिकट के लिए कई लोग वर्षों से मेहनत करते हैं, तो सभी लोग अपना दावा करते हैं। ये राजनीतिक पार्टियों की मजबूरी होती है कि एक ही को टिकट दे सकते हैं, तो इसलिए जब तक टिकट बढ़ता है तब तक दावे प्रतिदावे होते रहते हैं। तो उनकी पार्टी के झगड़ों को वो देखें। हमारी पार्टी में जब तक टिकट की दावेदारी की बात है, निश्चित रूप में कई लोग दावेदारी कर रहे थे, लेकिन अब उसके बाद जब टिकट मिल गया तो सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं, सब लोग कैंडिडेट के साथ मिलकर प्रचार कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो ऐसी कोई बात हमारे पार्टी में ऐसा नहीं है। सर, उपचुनाव से पहले नामांकन तिथि मतलब प्रत्याशी घोषित होने से पहले देखा गया था कि रावत जी को लेकर जो प्रत्याशी हुए हैं उनमें काफी मतभेद भी हो रहा था, एक धड़ा चाह रहा था मिले, एक नहीं चाह रहा था, तो क्या लग रहा है इसका फायदा मिलेगा? क्या आप लोग आपस में? मेरी बात सुनिए, ऐसा कोई नहीं चाह रहा था कि किसको न मिले, लोग सब ये चाह रहे थे कि मुझे मिले, तो अच्छा है। और मुझे ये कहने में भी कोई गुरेज नहीं है कि जब तमाम प्रत्याशियों से ये पूछा गया कि भाई ठीक है, इस सूरत में, इस स्थिति में कि यदि आपको नहीं मिला तो क्या आप सेकंड चॉइस देना पसंद करेंगे, तो अधिकांश लोगों की सेकंड चॉइस मनोज रावत जी थे। तो मैं समझता हूँ मनोज रावत, सभी कैंडिडेट जो प्रत्याशी थे, सब आवेदक थे, जो कांग्रेस पार्टी में जितने भी आवेदक थे उन सभी के कैंडिडेट हैं, वो सभी लोग मिलकर मनोज रावत जी को लड़ा रहे हैं। कांग्रेस का आम कार्यकर्ता मनोज रावत जी को लड़ा रहा है। तो अब वो बात उस दिन समाप्त हो गई जिस दिन टिकट डिक्लेयर हो गया। उसके बाद हमारी बैठक हुई, बैठक में सभी लोग आए, सभी, ऐसा एक व्यक्ति नहीं है कि जो टिकट डिक्लेयर होने के बाद कल हमारी जो बैठक थी उसमें सभी लोग आए, जितने भी दावेदार थे सब दावेदार आए। तो आप ये मान लीजिए कि सब लोग मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा कह रही कि कांग्रेस के अंदर गुटबाजी थी और आज भी उसी गुटबाजी का अभी भी चल रहा है। भाजपा अपने कुनबे को संभाले। अगर मैं उनकी पार्टी के लिए बोलना मैं ऐसी नहीं चाहता ऐसी परंपरा हो, लेकिन अगर वो इस तरह की बातें कहेंगे तो उनको शैला जी की आत्मा को जवाब देना होगा कि एकमात्र रूप से एक्सेप्शन उन्होंने शैला जी की बेटी को क्यों किया। आज तक जितने भी दिवंगत विधायक यहाँ पर हुए उनके परिवारजनों को बीजेपी ने टिकट दिया। ऐसा क्या था इनमें कि इनकी बेटी को टिकट नहीं दिया? तो झगड़ों की बात वो अपने झगड़ों को संभाले, हमारे झगड़ों की बात नहीं करते। ठीक है। निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव या फिर नगर पालिका के चुनाव की अगर बात करें, सरकार जो है बार खींचता नहीं है, कर्मा समिति का कार्यकाल हर माह बढ़ा दिया जाता है। क्या लगा है सरकार की मंशा चुनाव को लेकर? मैंने पहले भी मीडिया के सामने ये बात कही थी और आज दोबारा आपके प्रश्न पर ये मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार तब तक इन चुनावों को ठेलने का काम करेगी जब तक सरकार को ये लगेगा कि अनुकूल उनके परिस्थितियां नहीं। लेकिन जिस दिन सरकार को ये लगेगा कि उनके अनुकूल परिस्थितियां हो गई है, वो भी सरकार के लिए मुगालता होगा। दिनों दिन निरंतर सरकार के प्रतिकूल होती जा रही है परिस्थितियां, और ये प्रतिकूल परिस्थितियां सरकार को निश्चित रूप में आईना दिखाएंगी। चुनाव हुआ, उसे साम दाम दंड भेद अपनाने की हमेशा से चर्चा रही है, इस चुनाव को किस तरह देखते? आपने कहा बीजेपी के नाक का सवाल है, हो सकता है कुछ लोगों को ये लगे कि बीजेपी के नाक का सवाल है, पर मैं ये मानता हूं कि बीजेपी का ये चुनाव नाक के सवाल से ज्यादा धामी जी की कुर्सी का सवाल है। और अगर धामी जी ने अपने कार्यकाल में केदारनाथ के लिए कुछ अच्छा किया होगा तो निश्चित रूप में उनकी कुर्सी बचेगी। लेकिन अगर जिस प्रकार से उन्होंने केदारनाथ पर एक के बाद एक चोट की, यात्रा को जानबूझकर इधर उधर बिखेरा, उसके बाद केदारनाथ धाम को दिल्ली स्थापित करने की बात कही, जो चोटें की हैं,
तो ये अब केदारनाथ के मतदाताओं के निशाने पर धामी जी की कुर्सी है। और जो भी हमारा केदारी भाई इस भावना से विज्ञ है, इस बात से वाकिफ है, वो हमारा केदारी भाई धामी जी की कुर्सी को हिलाने के लिए पूरी ताकत लगाएगा। आपने सुना होगा कि द्वापर में रावण एक बार ये कोशिश किया कि अभी जाऊं कैलाश उठाऊं शंभु सहित लंका ले जाऊं, सुना होगा आपने। और ये कलयुग में ये धामी उस प्रकार की कोशिश कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी उस प्रकार की कोशिश कर रहे हैं कि अभी जाऊं केदार उठाऊं और लिंग सहित, मतलब केदार शिला सहित, लिंग क्या है, केदार शिला ही तो है, केदार शिला सहित दिल्ली धराऊं। तो ये केदार के लोग स्वीकार नहीं करेंगे। अच्छा सर, चुनाव से ठीक पहले जब आचार संहिता लग रही थी उससे ठीक पहले तमाम वित्तीय स्वीकृतियाँ की केदारनाथ पार्टी के लिए, उससे पहले भी तमाम घोषणाएं की गई। इसको किस तरह देखिए, क्या अभी मुझे एक पत्रकार भाई आए थे, वो कह रहे थे कि बीजेपी का एक कथन है कि उन्होंने बहुत काम किया। सवाल यह है कि जब बहुत काम 10-7 साल में पूरा कर लिया तो अभी चुनाव के टाइम पे ये घोषणाएं और ये वित्तीय स्वीकृतियां अभी क्या आवश्यकता पड़ी? असलियत इसी में छुपी है, सच्चाई इसी में छुपी है। क्योंकि शैला जी के विधायक रहते तमाम बार उनके निवेदन के बाद, उनकी याचना के बाद भी मुख्यमंत्री जी नहीं पसीजे, इसलिए अब खुद की कुर्सी पर आन पड़ी है, इसलिए अब वित्तीय स्वीकृतियां जारी हो रही है। ये सच्चाई है, इसको केदारनाथ की जनता अच्छी तरीके से समझती है।